चलो पहले स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, पहले तो ये जाने कि हाइपर कंजुगेशन का डिफिनेशन क्या है। तो सिंपली समझो कि अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, तो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के साथ या डबल बॉन्ड के साथ या फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में है, तो उस केस में जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन। सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पाई बॉन्ड में। तो ये सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, और ये कब होता है, जब कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड किसके साथ कंजुगेशन में रहेगा, डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन हम ये देख सकते हैं क्या होता है। ठीक है, व्हेन ए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड इज कंजुगेटेड विद पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल एंड डबल बॉन्ड, देन देयर विल बी सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, बराबर है, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन में कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जिसको कि हम लोग सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन बोलते हैं। और इसी सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, जो अगर हम क्या कर दिए, एक बना दिए CH2, ठीक है, ये CH2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और फिर क्या कर दिए, इसके जस्ट बगल में एक कार्बन बना दिए और इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिए, ये हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब क्या होगा, अब देखो क्या होता है, किस तरह से हाइपर कंजुगेशन होता है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है ये टूटता है कुछ स्टेप से। देखो, जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड टूटा तो देखो क्या बनेगा, देखो ये कार्बन और ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। और ध्यान देना, क्योंकि ये बॉन्ड इधर साइड टूटा है तो इस कार्बन पर क्या आएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ले आते हैं नेगेटिव चार्ज, और इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ले आते हैं हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन को पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख दो, और ये जो कार्बन नेगेटिव था ये इस कार्बन पॉजिटिव के साथ बना देगा डबल बॉन्ड। अब देखो क्या हुआ, क्या हो गया, देखो यहां पर जो कार्बन का, देखो ये बॉन्ड वाला बॉन्ड कौन था, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो क्या था, एक सिग्मा बॉन्ड था। अब ये क्या हुआ, टूटने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये टूटने के बाद ये डबल बॉन्ड या कि पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन, या इसी का नाम क्या पड़ गया है, ठीक है, इसी का नाम पड़ गया है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, इसी तरह अगर मान ले फ्री रेडिकल होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देख ले कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसके साथ एक कार्बन, ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन हो गया, और इसके साथ यहाँ पर आ गया एक फ्री रेडिकल। अब कैसे होगा, देखो कहीं पर भी फ्री रेडिकल आएगा तो सबसे पहली बात तो फ्री रेडिकल में जो बॉन्ड टूटता है वो हेट्रोलाइटिकली नहीं होमोलाइटिकली टूटेगा। ठीक है, अब होमोलाइटिकली टूटेगा तो ये वाला कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर और इधर साइड दोनों मिलकर टूटेगा, है ना। अब देखो होगा क्या, ध्यान देना, अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ध्यान देना, हाइड्रोजन तो ऐसे ही रहेगा, ये कार्बन भी ऐसे रहेगा, ये हाइड्रोजन भी ऐसे रहेगा। अब ध्यान देना यहां पर चेंजेज होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन ये फ्री रेडिकल में हो गया। अब ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है और इसके बगल का जो कार्बन का फ्री रेडिकल है दोनों मिला के यहाँ बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, पाई बॉन्ड में, या बोल सकते हो पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। ये चीज एल्किन में भी हो सकता था। देखो एल्किन में कैसे होता, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान ले हम यहाँ पर ले लिए एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पर ले लिए एक हाइड्रोजन, यहाँ पर ले लिए एक हाइड्रोजन, और इसके जस्ट बगल में कोई डबल बॉन्ड ले लिए, ठीक है। अब देखो अब ये कैसे टूटेगा, ध्यान देना, ये कैसे टूटेगा, देखो
यहाँ पर जो ये बॉन्ड था, ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ये टूटेगा, और इधर कार्बन कार्बन वाला बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा। समझो, देखो रिजोनेंस में भी हम देखे थे, देखो ये हाइड्रोजन को कुछ नहीं किया, ऐसे लिख दो, फिर ये कार्बन ऐसे ही हाइड्रोजन को ऐसे लिख दो। अब है ना, यहाँ पर चेंजेज है, यहाँ पर क्या चेंजेज है देख लो। देखो जब ये बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन पर तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज इसको एलिजिबल लिख दो। अब देखो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, अब ये बॉन्ड जब टूटा तो इस कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, समझना। देखो इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन पर आया है पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन पर आया है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिला के क्या कर देगा, यहां पर बना देगा बॉन्ड। देखो अब भी क्या हुआ, अब भी क्या हुआ, देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड था, ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था, अब ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन, या इसका दूसरा नाम क्या है, हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा एक मन में सवाल आता है कि सर ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन क्या ऐसे ही रहेगा, है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जो हम हाइड्रोजन का दिखाएं, ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या होगा, देखो क्या ये हाइड्रोजन ऐसे ही हवा में लटकते रहेगा, तो ध्यान देना ये हाइड्रोजन कहीं नहीं जाएगा। देखो जब ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा था तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ जो हाइड्रोजन है वो इस एट्रैक्शन में रह जाएगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो पाई बॉन्ड बना उसी के एट्रैक्शन में रह लेगा, ठीक है, इसी के एट्रैक्शन में रह लेगा कि कब ये फिर से बॉन्ड तोड़ेगा तो हम उसके साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो कार्बन, ये जो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है वो कहीं नहीं जाएगा, वो क्या बोलेंगे, वो पाई इलेक्ट्रॉन के एट्रैक्शन में वहीं पर रह जाएगा। देखो यहां पर तो सिग्मा और पाई का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, सिग्मा और पाई का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। अब बात यह है कि डिलोकलाइजेशन का मतलब भी तो रिजोनेंस होता है, लेकिन ये एक ऐसा टाइप का रिजोनेंस है जिसमें ये तो बॉन्ड बन गया लेकिन यहां पर बॉन्ड नहीं बना, इसीलिए ध्यान देना, इसीलिए इसको हम लोग, सबसे पहला बात, इसको हम लोग नो बॉन्ड रिजोनेंस भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रिजोनेंस। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहलाता है। ठीक है, और दूसरा बात, ये इफेक्ट जो ऑब्जर्व करने वाला पहला साइंटिस्ट था वो था बेकर नाथन। ठीक है, इसीलिए इसको बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, बेकर नाथन। ठीक है, बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन का ही नाम है नो बॉन्ड रिजोनेंस, या इसी को हम लोग बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तीन चार नाम से जान रहे हैं। पहला तो है हाइपर कंजुगेशन जो हम वर्ड यूज करेंगे, दूसरा बात है नो बॉन्ड रिजोनेंस, ठीक है, और तीसरा है बेकर नाथन इफेक्ट, और चौथा है सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन। ये सब के क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग देखते हैं, एक एक केस वाइज स्टडी करके देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन जो है पहले तो हम यहाँ देख लिए थे, क्या पॉजिटिव चार्ज में देखे थे, अब फ्री रेडिकल में भी देखते हैं। देखो फ्री रेडिकल में कैसे होगा, अगर मान लो यहाँ पर फ्री रेडिकल है कुछ इस टाइप से, सी इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में CH2 फ्री रेडिकल है। ध्यान देना क्या होगा उस केस में, अब समझो यहां पर जो है, ध्यान देना, पहला बात फ्री रेडिकल है तो ये बॉन्ड भी फ्री रेडिकल टूटेगा, तो ये फ्री रेडिकल इधर साइड टूटा, ये फ्री रेडिकल इधर साइड टूटा। ठीक है, अब जैसे ही ये फ्री रेडिकल टूटा तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एज यूजुअल रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन में फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, और ये कार्बन में फ्री रेडिकल और ये कार्बन में फ्री रेडिकल दोनों मिला के क्या बना देगा, दोनों मिला के बॉन्ड बना दिया। तो इस तरह से ये पहला हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा बात, जो ये हाइड्रोजन के साथ हुआ है ना, ये हाइड्रोजन के साथ हुआ, क्या ये हाइड्रोजन के साथ नहीं हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। अगर ये हाइड्रोजन के साथ होता तो ये वाला बॉन्ड इधर साइड टूटता, ये वाला बॉन्ड इधर साइड टूटता, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ जाता तुम्हारे पास, ध्यान देना,
नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो जाता, ये हाइड्रोजन ऐसे ही रहता, ये हाइड्रोजन भी ऐसे रहता, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन को तोड़े हैं तो यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, और कार्बन पर फ्री रेडिकल, और इस कार्बन के फ्री रेडिकल से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH2। अब ध्यान से समझो, क्या ये जो इसके साथ हुआ इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ भी तो हो सकता था, तो यहां पर भी हम क्या करें, इसको फ्री रेडिकली तोड़ दें, फ्री रेडिकली तोड़ दे तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन एजिबल रहेगा, ये कार्बन एजिबल रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन एजिबल रहेगा, और यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ, और क्योंकि यहाँ पर भी फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब देखो, हम जब डिलोकलाइजेशन किए किसका, सिग्मा का पाई बॉन्ड में, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में पाई बॉन्ड में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, और ये सिग्मा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने, ध्यान देना, ये जो 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बने, ये सब कहलाते हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये सब क्या कहलाएंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सब कहलाए हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहला रहा है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में हम HS बोलेंगे, ठीक है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर HS, ठीक, जैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को RS बोलते थे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, HS बोलेंगे। देखो ये तो फ्री रेडिकल में देखें, क्या ये डबल बॉन्ड में नहीं, डबल बॉन्ड में नहीं हो सकता, क्या ये पॉजिटिव चार्ज में नहीं हो सकता, पॉजिटिव चार्ज में भी हो सकता। कैसे होगा, देखो जैसे कि इसी पे क्या होता, यहाँ पर CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसी के जस्ट बगल में एक कार्बन है जिसमें हाइड्रोजन भी है, ऐसे हाइड्रोजन है, ऐसे हाइड्रोजन है। तो सबसे पहला ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ इधर टूटता, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर टूटने से पहला स्ट्रक्चर जो बन के आता वो कुछ इस टाइप से, हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में रहता, और क्योंकि ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहां पर क्या आया, नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दो, फिर वही बात कि जो इस कार्बन हाइड्रोजन के में हुआ था ये भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो उस केस में ये किधर टूटेगा, ये भी इधर टूटेगा, है ना। जैसे ही ये टूटा तो इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन के आएगा, ध्यान देना, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो ये आएगा, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा वाला ये हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी तो ये हो सकता है, तो इसका भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ध्यान देना, इसका भी नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बना सकते थे हम कुछ इस टाइप से, यहाँ पर आ जाता हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता पॉजिटिव चार्ज के साथ, यहाँ बॉन्ड नहीं रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के साथ, और यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक है। इस तरह से इसके भी ये सब के सब स्ट्रक्चर कहलाएंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, या शॉर्ट में HS, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन का कंजुगेशन बन रहा है पॉजिटिव चार्ज के साथ या फ्री रेडिकल के साथ, तो दोनों ही केस में क्या होंगे, हाइपर कंजुगेशन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो किया, ये कंजुगेशन एल्किन में भी होता है, बिल्कुल होता है। तो एल्किन में कैसे होता है थोड़ा चेक कर लो। देखो पहला, अगर मान ले यहाँ पर कार्बन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था, और इधर हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उसके जस्ट बगल में कंजुगेशन में CH2 है। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ध्यान देना, पहला बात, यहाँ पर पहला ये बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा और ये बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा,
है ना, क्योंकि देखो जब डबल बॉन्ड का कंजुगेशन होता है तो 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ता है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर कार्बन एज यूजुअल रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एज यूजुअल रहा। अब देखो ये वाला समझो जहां पर चेंजेज आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड को बना दिया। अब देखो जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज था, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, दोनों मिला के क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली जो इस हाइड्रोजन के साथ हुआ वो इस हाइड्रोजन के साथ भी तो हो सकता है। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बन के आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आएगा इस बॉन्ड के तोड़ने से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस बॉन्ड के तोड़ने से आएगा तो क्या किए, इस बॉन्ड को तोड़ दिए, तो जिस बॉन्ड में तोड़े उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसके अलावा जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसको ऐसे ही जोड़ दो, है ना। और यहाँ देखो इस बॉन्ड को इधर तोड़े हैं और इस बॉन्ड को इधर तोड़े हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ठीक उसी तरह ध्यान देना, ठीक उसी तरह क्या हो सकता है, ये चीज ध्यान देना, ये चीज किसके साथ भी होगा, फिर इस हाइड्रोजन के साथ भी हो सकता है। ये बॉन्ड इधर टूटता, ये बॉन्ड इधर टूटता, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आ जाएगा ये H और इधर C, इधर H आ जाएगा, है ना। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और इधर CH2, और ये पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ये सब के सब क्या कहलाएंगे, सब के सब कहलाएंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, शॉर्ट में HS, शॉर्ट में क्या कहलाएगा HS। ठीक है, तो दिखता ध्यान देना, इस तरह से हम देख लिए कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, सबसे पहला कार्बोकेटाइन में होगा, फिर फ्री रेडिकल में होगा, और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद एल्केन में। ठीक है बच्चा, बहुतों को ये लगता है कि क्या कार्बोनाइन में भी लगता है, कार्बोनाइन में भी हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है क्यों, तो नहीं, वहां पर ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत कम हो पाता है, इसीलिए बहुत अच्छा वाला ओवरलैपिंग ना होने के कारण कार्बोएनाइन में जो है, ध्यान देना, कार्बोएनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है, इसलिए ये बोल सकते हो कि हाइपर कंजुगेशन, है ना, हाइपर कंजुगेशन इज नॉट पॉसिबल इन कार्बोएनाइन, है ना। कार्बोएनाइन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकेटाइन में होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में होता है और एल्किन में होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान ना, क्या कंडीशन हो सकते हैं हाइपर कंजुगेशन के लिए, तो ध्यान देना, समझना, कहीं पर भी हम हाइपर कंजुगेशन किए, चाहे एल्किन में किए या चाहे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन में किए या फ्री रेडिकल में किए, तो यहां पर एक चीज तुमको कॉमन देखने को नजर मिला था। ठीक है, जो कार्बन था, जो पॉजिटिव चार्ज से था, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन में हाइड्रोजन था, वही हाइड्रोजन डीलोकलाइज हो रहा था। उसी तरह डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो कार्बन था उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसका डीलोकलाइज होना था। फिर उसके बाद फ्री रेडिकल में जो कार्बन था उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था उसी का डीलोकलाइजेशन होता। मतलब एक चीज तो कॉमन था कि जो अब जहां पर भी हाइपर कंजुगेशन होगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन में हाइड्रोजन का होना जरूरी है। और ध्यान रखना, कॉमन नेम में हम लोग इसका काउंटिंग कैसे करते हैं, ध्यान रखना, तो क्या होता है, पहला कार्बन, जैसे कार्बन 1 2 3 4 जैसे काउंट होता है ना, तो कॉमन नेम में ऐसा नहीं होता। कॉमन नेम में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस टाइप से होता है। कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन, उसके नेक्स्ट बगल वाला को क्या बोलेंगे, गामा कार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझो, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो ये CH2 है, ठीक है, और ये CH2 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके जस्ट बगल में मान लो कोई हाइड्रोजन कार्बन है, और उसके बगल में भी कोई कार्बन है, या उसके बगल में भी वो कार्बन है। ठीक है, तो यहां पर देखो
ये जो इसके जस्ट बगल में ये वाला कार्बन है तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन। इसके जस्ट वाला को बीटा कार्बन और इसके जस्ट वाला को गामा कार्बन, ठीक है। तो हमको ये बीटा गामा से मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि इसी कार्बन में तो इसी कार्बन के हाइड्रोजन का तो डिलोकलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। या इसी तरह अगर हम फ्री रेडिकल में भी देखें तो फ्री रेडिकल कुछ ऐसे होगा, और इस फ्री रेडिकल में जस्ट बगल में अगर मान लो कि ये CH3 है, ठीक है, तो CH3 है तो क्या होगा कि यही वाला हाइड्रोजन क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। या अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड जैसे इस टाइप से CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और इधर CH3 बना दिए, तो ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन था ये वाला हाइड्रोजन, इसी की तो डिलोकलाइजेशन होता है। तो ध्यान ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है या फ्री रेडिकल है या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल वाला को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, ठीक है, फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और डबल बॉन्ड के जस्ट वाला कार्बन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, ये अल्फा कार्बन तभी बोलेंगे जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ध्यान ना। तो अगर हम ये बात बोले कि अल्फा कार्बन क्या होता है, तो डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन की जिसका हाइब्रिडेशन sp3 हो, या ये बोल सकते हो कि sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन अगर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। तो ध्यान ना, तो क्या होगा, अल्फा कार्बन किसको बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जस्ट नियरेस्ट टू पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है, हम समझे। जैसे पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में, फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में या डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में अगर कोई कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। अब देखो, कार्बन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कार्बन के साथ साथ उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी होना चाहिए, है ना, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा तभी तो ये डिलोकलाइजेशन हो पाएगा। तो ध्यान देना, जो अल्फा कार्बन का हम बात किए अभी, जो अल्फा कार्बन का बात किए, ध्यान देना, तो वो क्या होता था, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जस्ट नियरेस्ट टू पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है हाइपर कंजुगेशन के लिए, ध्यान देना, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये होना चाहिए प्रेजेंस ऑफ, ध्यान देना, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यही एक मात्र कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन के लिए। कहीं पर भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां पर हो जाएगा हाइपर कंजुगेशन, समझ में? अच्छा, एक बात ये, ऊपर में भी हम देखें कि अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन था, ठीक है, मतलब जस्ट बगल में 3 हाइड्रोजन था, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी मेरा 3 आ रहा था कि नहीं? बिल्कुल आ रहा था। चाहे डबल बॉन्ड के जस्ट बगल का वाला कार्बन में 3 कार्बन था तो उस केस में भी क्या हो रहा था, 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन में अगर 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उस केस में भी क्या हो रहा था कि वहां पर 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा था। तो हम क्या ये बात बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर HS इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। मतलब जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, ठीक है, उतना ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब पहले तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या था, अल्फा कार्बन क्या था, अल्फा कार्बन था डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल के जस्ट बगल वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरा बात, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो अल्फा हाइड्रोजन हुआ, और हाइपर कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा कार्बन के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम बताएं कि जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है। अब देखो,
अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन कि कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो आराम से कर सकते हो। करना क्या है तुमको, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर दो, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें बताना है अल्फा कार्बन के मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, या बोल सकते हो कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे। तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज तो जस्ट बगल वाला में यहाँ पर क्या है, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन भी अल्फा कार्बन, मतलब 3 अल्फा कार्बन है। और तीनों अल्फा कार्बन के साथ कितना जुड़ा हुआ है, 3, मतलब टोटल 9 हो जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। और 9 अल्फा हाइड्रोजन मतलब हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 9। इसमें देखो ये पॉजिटिव चार्ज, इसके जस्ट बगल में ये बगल हुआ और ये जस्ट बगल यही हुआ, और दोनों में कितना 3 है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ चेक कर देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में ये हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, पॉजिटिव कार्बन हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में ये कार्बन हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बगल में ये कार्बन हो गया। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये कार्बन हो गया, ठीक है, यही सब है अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन काउंट कर लो, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, टोटल कितना है, 2 4 6 3 9, तो यहाँ पर भी 9 अल्फा या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बोल सकते हो। यहाँ पर चेक करो, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन यही कार्बन है, इसके जस्ट बगल वाला यही कार्बन है दोनों साइड से, इसके जस्ट बगल वाला यही कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला यही कार्बन है। अब देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, कितना होगा 3 3 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 अल्फा। कोई दिक्कत है, समझ में आना है। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन और ये जस्ट बगल वाला अल्फा कार्बन, ध्यान देना। अब देखो दोनों में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 4। यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन में CH3 है, तो यहीं पर 3 हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये सबको काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे, तो ये डबल बॉन्डेड है, इसका मतलब हाइब्रिडेशन sp2 है, और sp2 हाइब्रिडेशन नहीं sp3 हाइब्रिडेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड है, जस्ट बगल में ये कार्बन और इसके जस्ट बगल में ये कार्बन, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट ये देखो ये डबल बॉन्ड है, जस्ट बगल में ये, इसके डबल बॉन्ड भी ये जस्ट बगल में यही, तो यहीं पर हो जाएगा 2। ठीक है, ये देखो ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में कौन सा कार्बन है, यहाँ पर ये वाला कार्बन। ठीक है, अब देखो इस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये वाला कार्बन, कितना हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, टोटल हो गया यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो हो गया टोटल। इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, तो होगा नहीं। ये डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में ये हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा इधर से भी 2। अब देखो ये भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के पॉजिटिव में ये कार्बन आ रहा है ये बगल में, और ये पॉजिटिव के जस्ट बगल में भी ये कार्बन आ रहा है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी 0। नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में ये कार्बन ले लो, फिर ये कार्बन ले लो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, और इसके जस्ट बगल में तो ये sp2 हो रहा, तो ये सब नहीं लेने का 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या देख सकते हैं कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको बस सिंपली देखना है कि कितना अल्फा हाइड्रोजन है, जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ देता है, ध्यान देना, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछ देता है कि टोइलिन बना दिया, ध्यान देना, टोइलिन, इस टाइप से टोइलिन बना दिया। ठीक है, और टोइलिन बनाने के बाद पूछता है कि इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं, और होगा तो कैसे होगा, ध्यान देना। तो सिंपली क्या होगा टोइलिन में, ध्यान देना, टोइलिन में सिंपली क्या होता है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है हम इसको ऐसा बना दे, देखो ये ऐसा बना दे। ठीक है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। सबसे पहला क्या काम करते हैं, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे ही तोड़े इसको हम इधर तोड़ दिया। अब देखो पहला स्ट्रक्चर जो बन के आएगा, ध्यान देना समझो, देखो कुछ ऐसा बनेगा, ये हो गया। देखो
इस डबल बॉन्ड को नहीं छुए, इस डबल बॉन्ड को नहीं छुए, इसे लिख दो। अब देखो ये कार्बन था, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन एज यूजुअल ऐसे ही रहेगा। ध्यान देना, ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया, और इस बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना दिया। आगे क्या करोगे, आगे फिर इसको घुमाओ, आगे फिर क्या कर देना, इसको घुमा देना। ध्यान देना, ये इसको घुमा देना नेगेटिव चार्ज को, जैसे रिजोनेंस में घुमाते थे ना वैसे ही। यहाँ पर कार्बन, इधर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब देखो ये जब ये बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, है ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। फिर इसको घुमा सकते थे, बिल्कुल घुमा सकते थे, है ना, बिल्कुल घुमा सकते थे। तो यहाँ पर अगर घुमा देते तो कुछ ऐसा बनता है ना, ये हो गया, ये हो गया, है ना। ये बॉन्ड अब तोड़ेंगे कुछ इस साइड से, तो यहाँ पर बॉन्ड बना दिए, और ये कार्बन कार्बन का हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर से क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग इधर से तोड़ देते हैं, और जैसे ही इधर से तोड़ देते, ध्यान देना नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाता, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता कुछ इस टाइप से, है ना, ये फिर ये फिर ये, और ये जो है सी, इधर भी H और इधर भी H, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये सब के सब, ध्यान देना, ये सब के सब कहलाएंगे हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो टॉयलेट में पूछता है, हम लोग का माइंड में क्या चलते रहता है कि हाँ पॉजिटिव चार्ज है या फ्री रेडिकल है, डबल बॉन्ड को हम ध्यान नहीं देते टॉयलेट में कि एक CH3 पहले से है और वो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में। ठीक है, तो टॉयलेट में भी हाइपर कंजुगेशन होता है, हम हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिए। ठीक है, अब बात ये आता है कि हाइपर कंजुगेशन कितने टाइप से होते हैं। ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन कितने टाइप से होते हैं, तो ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन का अगर बात करें तो हाइपर कंजुगेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये जो हाइपर कंजुगेशन था इसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किया, ये था। ठीक है, पहला को बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है, पहला को हम लोग बोलेंगे ये, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, +H, और दूसरा को हम लोग बोलेंगे -H। ध्यान देना, पहला को हम लोग बोल देने जा रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, +H, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलने जा रहे हैं -H, ये हो गया -H। ठीक है, ध्यान देना, +H को पॉजिटिव, ध्यान देना, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं, हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, और इसको या तो नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, ठीक है, नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, या इसी का एक और नाम पड़ा हुआ है रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, तो ध्यान देना क्या बोल रहे हैं कि हाइपर कंजुगेशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं +H या पॉजिटिव हाइपर कंजुगेशन, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, -H या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन, या इसी का नाम क्या है, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब दोनों ध्यान दो होता क्या, देखो जैसे अगर मान लो कोई सिस्टम है इस टाइप से, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और इसके जस्ट बगल में मान लो CH2 पॉजिटिव चार्ज है, या क्या है कि यहाँ पर फ्री रेडिकल भी हो सकता है, या क्या हो सकता है यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, CH2 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला भी कोई सिस्टम हो सकता है, ध्यान, कोई भी सिस्टम हो सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देखो तो अगर हम इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर खींचते हैं तो ये कुछ इधर साइड से टूटता, कुछ इधर साइड से टूटता, और ये क्या होता है, अगर हम ये इसको हम लोग मानते हैं ये कार्बन सिस्टम है, तो कार्बन सिस्टम की तरफ आ रहा है, क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि ये कार्बन सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर कार्बन सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव
या प्लस H हाइपर कंजुगेटिंग। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर क्या रहता, ध्यान देना, यहीं पर क्या रहता, अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन के जगह पर अगर मान लो अब क्लोरीन रहता है, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन, और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, कुछ इस टाइप से सिस्टम होता है। पॉजिटिव चार्ज का भी सिस्टम हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, क्योंकि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड में कौन सा, किसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उस केस में ये बॉन्ड कुछ इधर टूटेगा, और अगर ये इधर टूटेगा तो ध्यान देना सिस्टम से देखो तो अगर हम यहां देखें, ये तुम्हारा कार्बन सिस्टम है, ये कार्बन सिस्टम है, तो इस कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अब जा रहा है ना। पहले क्या होता है, इस कार्बन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और ये कार्बन सिस्टम से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो कार्बन सिस्टम से अगर बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो यही ये जो है अगर कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन किसी, मतलब कार्बन सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस H, है ना, ये क्या हो जाएगा प्लस H। और अगर कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन उठ के कहीं और जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस H या रिवर्स हाइपर कंजक्शन। ठीक है, तो प्लस H में सिंपली बात समझो कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड के साथ कोई ऐसा एलिमेंट कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कार्बन से कम है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, प्लस H हो जाएगा। और माइनस H कब होगा, कि अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल के जस्ट बगल में जो कार्बन है उसके साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, वो कार्बन से मतलब ज्यादा है, तो इसी केस में क्या हो जाएगा, माइनस H या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, हाइपर कंजुगेशन प्लस H का अगर हम बात करें तो ध्यान देना, जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं, सब के सब प्लस H शो करते हैं, जितने भी एल्काइल ग्रुप। ठीक है, चाहे मिथाइल वाला हो क्यों ना हो, या 1 डिग्री क्यों ना हो, या 2 डिग्री क्यों ना हो, या 3 डिग्री क्यों, सब के सब क्या करते हैं, ये प्लस H शो करते हैं। और वही ये माइनस H वाला में एक लौता कैसे CX3 मतलब क्या होगा, CF3, ठीक है, CCl3, CBr3 या CI3, ये सब कहीं पर लगा हुआ है तो उसका मतलब वो लगेगा माइनस H वहां लगेगा। और अगर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी डिग्री का लगा हुआ है तो वहां पर लगेगा प्लस H। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये तो सबको याद रहता है कि एल्काइल ग्रुप जो होगा, एल्काइल ग्रुप में प्लस H लगता है, माइनस H कहाँ लग गया, CX3। ठीक है, मतलब ट्राइफ्लोरो कार्बन, ट्राइक्लोरो कार्बन, ट्राइब्रोमो कार्बन या ट्राइआइडो कार्बन, ये सब में लग जाता है माइनस H, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है, तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा डिलोकलाइजेशन होगा, और उतना ही ज्यादा डिलोकलाइजेशन होने से वो पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड सबको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में हमने यहाँ पर 3 एप्लीकेशन हम लोग को बात करना है। पहला तो हम ये देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, कार्बोकैटायन। पहला इसका एप्लीकेशन क्या है, हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को चेक कर सकते हैं। दूसरा हम ये देख सकते हैं अगर कोई फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, तीसरा हम यहां देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, और चौथा हम इसका बॉन्ड लेंथ पर, ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेशन नहीं, कंपैरिजन में हेल्प करता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन और बॉन्ड लेंथ में जो कंपैरिजन होता है हम मेनली हाइपर कंजुगेशन से देख सकते हैं। ठीक है, हाँ याद रखना, यहां पर जब भी स्टेबिलिटी का बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर।
ये बात हमेशा याद रखना कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज्यादा सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइजेशन होगा, और जितना ज्यादा सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन में डिलोकलाइजेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। किसकी किसकी? कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्किन का। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, बहुत से बच्चे क्या कर जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज है ना, कार्बो एनायन में भी हाइपर कंजुगेशन लगा देते। नहीं, नेगेटिव चार्ज वाला में हाइपर कंजुगेशन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल बॉन्ड में ही लगाना है। ठीक है, और इस पर क्या डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी जो होगा वो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या ये बोलना भी गलत नहीं होगा, जो स्टेबिलिटी होता है, ध्यान देना, स्टेबिलिटी जो होता हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन। बिल्कुल बोल सकते हैं ये बात। दोनों बात सेम है, दोनों क्या अलग है? नहीं, दोनों तो सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि हमको ये बात पता है कि जितना हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है और उतना ही कितना क्या होता है, उतना ही ज्यादा होता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये बात बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, या जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो हम डायरेक्टली सिंपली इनडायरेक्टली बोले कि जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, इलिस्ट्रेशन के साथ देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो एक क्वेश्चन दे देता कि यहां पर बोला जाता कि CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है, एक 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है और इसी से एक 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है। ठीक है, फिर दे देता क्या, इस टाइप से एक 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और एक मिथाइल कार्बोकेटाइन है ये, और पूछा जाता कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर, पूछ सकता ना स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। तो सिंपली क्या करना है, तुमको यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना है। ठीक है, तुमको क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ये 3 और 3 6, और यहाँ पर देखो अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री है ना। हमेशा याद रखना, सबसे ज्यादा 3 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है, फिर 2 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद 1 डिग्री की स्टेबिलिटी होती है, उसके बाद जाके कहीं नंबर आता मिथाइल का। ठीक है, ध्यान देना, ये दोनों के लिए, ये दोनों चीज के लिए है। किसके किसके लिए? ये ध्यान देना, ये फ्री रेडिकल के लिए भी है, ध्यान देना, ये क्या है, फ्री रेडिकल के लिए भी है, ये फ्री रेडिकल के लिए भी है, और साथ ही साथ ये कार्बोकेटाइन के लिए भी है, दोनों के लिए। ठीक है, चलो एक फ्री रेडिकल वाला भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देता है, ये यहाँ पर फ्री रेडिकल है, एक में यहाँ पर फ्री रेडिकल है, और एक में यहाँ पर फ्री रेडिकल है। हमको पता करना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, चेक करो, सिंपली काम करना है, वही हमारा पुराना फंडा, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, देखो तो ये यहाँ पर फ्री रेडिकल है तो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला भी अल्फा हो गया, और ये भी अल्फा कार्बन। अब देखो इसमें कितना है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो टोटल हो गया 7। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ध्यान देना, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है ना, इस अल्फा कार्बन पर 1 और इस पे 2, टोटल हो गया 3। अब देखो ये इसके लिए अल्फा कार्बन यही हो गया, और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ 1, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, फिर उसके बाद। ठीक है, अच्छा एक थोड़ा और थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल कर देते हैं, ध्यान देना। अगर पूछा जाता इसमें, ये क्वेश्चन में देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया और दे दिया यहां पर कुछ ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट और यहां पर कुछ देता ऐसा, नेक्स्ट और यहां पर देता कुछ ऐसा, और नेक्स्ट ये।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज। देखो हमें क्या याद रखना, तो हमको देखो तो ये जो है ये ग्रुप तुम्हारा 3 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पर 2 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, यहाँ पर 1 डिग्री वाला एल्काइल ग्रुप लगा रहता है, और यहाँ पर तो मिथाइल वाला लगा। ठीक है, तो मेरे मन में क्या आता था, ठीक है, बच्चों लोग का मन में भी यही बात आता है कि सर ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में 3 डिग्री का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है ना, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर मिथाइल। तो मेरा मन में यही रहता है कि हाँ 3 डिग्री है फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री, तो इसलिए 3 डिग्री ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कंपेयर टू इसके, पर फिर उसके बाद सबसे कम यहाँ CH3 देता है। याद है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर, हम इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ लगा देते हैं और क्वेश्चन यहीं पर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखना हाइपर कंजुगेशन का जो प्रायोरिटी होता है हाइपर कंजुगेशन का, वो इंडक्टिव से ज्यादा होता है। मतलब अगर बोलना चाहें कि क्या इसका मतलब हुआ कि अगर मान लो कोई सिस्टम को इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कोई हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, या ये बोल सकते हो कि प्लस एच जो होगा वो प्लस आई से ज्यादा होगा और माइनस एच जो होगा वो माइनस आई से ज्यादा होगा। नॉर्मल केस में बात करें, कुछ एक्सेप्शनल है लेकिन अब फिलहाल नॉर्मल केस का बात करें तो प्लस एच जो है वो प्लस आई से ज्यादा होगा और माइनस एच जो होगा वो माइनस आई से ज्यादा होगा। तो इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो हाइपर कंजम्पशन से कम है, तो इसलिए इसको हम लोग इंडक्टिव से नहीं देखेंगे, किससे देखेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो होगा वो 0 हो रहा है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 1 आ रहा है, यही वाला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 2 आ रहा है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन 3। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये फिर ये फिर ये। ठीक, समझ में आ रही बात। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी कैसे देखा जा सकता है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चाहे फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो। ठीक है, एल्किन की स्टेबिलिटी भी हम इससे देखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एक क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा, एक ये दे दिया, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिया, दूसरा में 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, तीसरा वाला में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिया, ठीक है, और चौथा वाला में 4 के 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब हमको देखना है कि ये जो एल्किन हम बनाए हैं इस एल्किन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, या ये बोल सकते हो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पर भी बात कर ले। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, तो पहले तो अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लो। अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो यहाँ पर 3 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 3 9 हो गया। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये 6 हो गया। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर तो अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया। सिंपली जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का, सबसे ज्यादा ये होगा, सबसे ज्यादा फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इसमें भी एक कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन दे देता, देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये और उसके साथ कुछ ऐसा दे देगा, और उसके साथ क्या है ऐसा देगा ना। ये स्ट्रक्चर देखो तो ये तुम्हारा ट्रांस स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर देखो तो ये तुम्हारा सीस स्ट्रक्चर है ना, एक ट्रांस एक सीस है। अब थोड़ा समझो तो यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन हम काउंट करने लग जाएं तो इसके पास 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन हो गया 6। अब बात ये आता कि सबके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो कैसे देखेंगे, तो ये दोनों में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, ये तुम्हारा ट्रांस है, और ये CH3 और ये CH3, ये क्या है सीस है। तो यहाँ पर सीस और सीस है तो ये CH3, और ये ट्रांस है तो ये CH3। तो इस CH3 और ये CH3 के बीच में क्या होगा, क्योंकि सामने सामने है तो रिपल्सन होगा, है ना।
और यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा, तो इस दोनों में कंपेयर करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन बात ये आता है कि अगर हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहें तो इसको कैसे कंपेयर करें, तो ध्यान देना, जब हाइपर कंजुगेशन से हम नहीं कर पाए तो इंडक्टिव से करेंगे। देखो यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग कार्बन पर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है दोनों अलग अलग कार्बन पर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक करो तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और याद रखना, अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो एक ही कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसलिए अगर इसमें कंपेयर करना चाहें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। और एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखो एक वाला क्वेश्चन था, चलो इसको ट्राई करते हैं। ये एल्किन है, ये एल्किन है, और एक ये एल्किन है, ठीक है, बराबर है। अब हमको यहाँ चेक करना है, सिंपली क्या करो, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा, ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पर अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा हाइड्रोजन हो गया इधर दो इधर दो, 4। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे कितना, देखो ये वाला कार्बन 2 और यहाँ से एक 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड है, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, उसके पास स्टेबिलिटी भी ज्यादा, ठीक, समझ में आ रहा। आगे थोड़ा सा बढ़े, ध्यान देना, आगे थोड़ा सा बढ़े तो हमको बॉन्ड लेंथ भी हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के बारे में थोड़ा सा ये जान लो कि बॉन्ड लेंथ जो होता है, ध्यान देना, बॉन्ड लेंथ जो होता है, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के, बॉन्ड ऑर्डर। ये बात याद रखना कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये होता है नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड को ही हम लोग बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर। फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2, और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 3, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, क्योंकि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3, बॉन्ड ऑर्डर 2 और बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या ये बात बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ जो होगा बॉन्ड ऑर्डर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हम ये बात बोल सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से, और फिर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। देखो ये जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई क्वेश्चन दे देता है जैसे CH3 और इधर CH3 देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 देता है, और नेक्स्ट क्या है CH डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो अगर हम पूछता बॉन्ड लेंथ, तो मान लो कि ये इसका बॉन्ड लेंथ अल्फा है, इसका बॉन्ड लेंथ बीटा है और इसका बॉन्ड लेंथ गामा है, तो इसका ध्यान दो, इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 है। तो ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो इधर ये ऑर्डर होता, मतलब सबसे ज्यादा अल्फा, उसके बाद बीटा और उसके बाद गामा का होता है, ठीक है। अभी तक देखो यहाँ पर सिर्फ हम बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड लेंथ का मतलब बेसिक देख रहे हैं, हम अभी तक यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन को इंक्लूड नहीं किए। अब देखो इंक्लूड करते हैं, है ना। अगर हमको कंपेयर करना होता CH3 और इधर CH2 पॉजिटिव चार्ज, है ना, और फिर हमको कंपेयर करना होता कि CH3 इधर CH और इधर CH2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बोला जाता है कि ये अल्फा है और ये बीटा है, और हमको कंपेयर करके बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो ध्यान देना,
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हाइपर कंजुगेशन, और जब हाइपर कंजुगेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड जो है पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। याद है कि नहीं, भूल गए हो, रिजोनेंस में भी ये बात बताए थे कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। तो पहले सिंगल बॉन्ड था, अब वो क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड ले सकते हो, ये तुम्हारा पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, और ये जो है सिर्फ और सिर्फ पूरा प्योरली सिंगल बॉन्ड है। ये क्या है, प्योरली सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान, पार्शियल डबल बॉन्ड और प्योरली सिंगल डबल बॉन्ड में किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान देना क्या हो जाएगा उस केस में, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, मतलब बीटा का यहां से अल्फा से ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो इस तरह से देखो, जहां पर भी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा होगा, अगर हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है तो वो क्या कर रहा है कि बॉन्ड लेंथ को जो है एक्सपेक्टेड, जब सिंगल बॉन्ड था तो ज्यादा था, पार्शियल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ गया तो उसका बॉन्ड लेंथ घट गया। तो अगर कहीं पर हाइपर कंजुगेशन आ रहा है तो उसका बॉन्ड लेंथ भी एक्सपेक्टेड से थोड़ा सा कम आएगा। अच्छा, जल्दी नहीं कि कम हो, किसी किसी में ज्यादा भी हो सकता है ना। डबल बॉन्ड अगर मतलब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो उसमें क्या होगा, जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा हो गया, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। वही अगर मान लो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उस केस में जो एक्सपेक्टेड आएगा, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो क्या हो जाएगा, उस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, देखो ये CH3 था, ठीक है, यहाँ पर CH, ये डबल बॉन्ड CH2, और उसके बाद देखो कुछ ऐसे था, मान लो ये C, इधर भी CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर है CH डबल बॉन्ड CH2। हमको कंपेयर करना होता कि अगर मान लो इसको A बोल दिए और इसको B बोल दिए, और A B में हमको कंपेयर करना। देखो यहाँ पर देखो, ध्यान देना, ये बॉन्ड जो है, ध्यान देना, ये जो टूट रहा होगा, तो देखो सबसे पहले ये बॉन्ड इधर टूट रहा होगा, तो ये डबल से सिंगल में गया है ना, ऐसे टूटेगा तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से टूटेगा, ये इधर टूटा तो ये डबल से सिंगल में जा रहा, और ये प्योर ही डबल बॉन्ड है, ये डबल से सिंगल गया तो ये प्योर ही डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता, मतलब ए जो होगा वो बी से ज्यादा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बॉन्ड लेंथ का भी कंपेयर कर सकते हैं, किसका यूज करते हुए, हाइपर कंजुगेशन का यूज करते हुए। ठीक है, बराबर। तो इस तरह से हाइपर कंजुगेशन का जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने तुम लोग को बता दिए। ठीक है, पढ़ना क्या था तुम लोग को, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन, टाइप ऑफ हाइपर कंजुगेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, और उसमें हाइपर कंजुगेशन एप्लीकेशन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, और साथ ही साथ थोड़ा बॉन्ड लेंथ के बारे में भी थोड़ा हमको जानना था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे क्लास में हम लोग डांसिंग रिजोनेंस देखेंगे और उसके साथ एरोमेटिक पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।